Hi kids, welcome to your English class. I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your grammar book that is English Grammar for Part 8 by Coral Publishers. और आज हम आपकी बुक का लेसन नंबर 21 करेंगे दैट इज कॉम्पोजिशन। हमारे एग्जाम्स में स्पेशली इंग्लिश एग्जाम्स में हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट? रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर, राइट? ये जो राइटिंग सेक्शन है इसमें हमें डिफरेंट तरह की कॉम्पोजिशंस लिखनी पड़ती हैं, जैसे कि लेटर्स, आर्टिकल्स, नोटिसेस और भी बहुत स्पीच, डिबेट, ये सभी जो है ये कॉम्पोजिशंस में आते हैं। ऑलराइट, तो आज हम ऐसे ही कुछ राइटिंग स्किल्स के बारे में और कॉम्पोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम आएंगे ऐसे राइटिंग में, ठीक है, यानी जिसे हम हिंदी में निबंध लेखन बोलते हैं। ऑलराइट, हमेशा ऐसे लिखने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि टू राइट एन ऐसे यू नीड 3 थिंग्स: द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर लिखना है उसके बारे में नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, द एबिलिटी टू अरेंज द इन्फॉर्मेशन इन अ सुइटेबल ऑर्डर। सिर्फ लिखने से ही नहीं चलेगा, सिस्टमैटिकली अपनी सोच को, अपने कंटेंट को अरेंज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द एबिलिटी टू एक्सप्रेस क्लियरली, यानी आप जब निबंध लिख रहे हैं तो आपका वो लेख पढ़ के सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ एसे के कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। द पैराग्राफ विच यू बिगिन योर एसे इज कॉल्ड द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, यानी सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा जिसमें आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी टॉपिक को बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि जो रीडर है सबसे पहले समझ पाए कि आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। ओके, द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ शुड बी एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर एसे इन ब्रीफ एंड शुड ऑल्सो कैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर so that he feels encouraged to read further, यानी आपका ये जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए ताकि जो रीडर है, जो पाठक है, उसका ध्यान उस पर आकर्षित हो। अगर पहला ही पैराग्राफ बोरिंग होगा तो आप आगे पढ़ने में कोई रुचि नहीं रखेंगे, राइट? नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ द एसे कंप्राइजेज ऑफ 2 और मोर पैराग्राफ्स, यानी निबंध हमेशा 2 या 3 पैराग्राफ्स का होता है। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, ये टॉपिक से टॉपिक यानी विषय के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जिस पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है तो आप 3 लिख सकते हैं पैराग्राफ्स, और अगर कोई विषय है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता तो आप 2 पैराग्राफ्स में भी एंड कर सकते हैं। ऑलराइट, the paragraph that comes at the end is the conclusion of your composition and therefore is called concluding paragraph. The concluding paragraph marks the completion of your essay. It should reinforce the main idea stated in the beginning, यानी जो आपका अंतिम पैराग्राफ होगा, है ना, जो आपका अंतिम गद्यांश होगा वो हमेशा जो है आपको उस पैराग्राफ को ख़त्म करने में मदद करना चाहिए, यानी कि उस पैराग्राफ में आप जो है पूरे विषय का सार यानी कंक्लूजन लिखेंगे, इधर उधर की कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको जो है काम करना है। क्लियर है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो हम ऐसे राइटिंग्स के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं कि किस तरह से हमें ऐसे राइटिंग्स करनी होती हैं। आइए अब एक एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे दिया हुआ है। ऑलराइट, मेरा प्रिय मित्र। हमें अपने प्रिय मित्र के बारे में तो बहुत सारी चीजें पता होती हैं, तो यहाँ भी हमें जो है अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में एक ऐसे दिया हुआ है। आइए देखते हैं किस तरह से ऐसे फ्रेम किया है। क्योंकि हमारे बेस्ट फ्रेंड के बारे में तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ यानी अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना पड़ेगा, उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। I still do not know why Sushant is my best friend. We two are poles apart in looks, habits and temperament. यानी जो लेखक है वो बोल रहे हैं मुझे नहीं पता सुशांत मेरा दोस्त कैसे है, बेस्ट फ्रेंड कैसे है, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हैं। हमारी आदत, हमारी जो सोच है, हमारा जो देखना है, लुक है, वो सब कुछ बिल्कुल अलग है। Sushant is tall, slim with sharp features, whereas I am short, round and with a chubby face wearing spectacles. सुशांत इज अ स्कीन स्पोर्ट्समैन एंड आई एम स्टूडियस। सुशांत जो है वो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है और जबकि मैं पढ़ाई यानी एकेडमिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ।
Sushant is never serious and I am serious about everything. In spite of all these differences, we love each other and are always together, much to the surprise of whole class. हालांकि हम सब में बहुत डिफरेंसेस है, दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बिताना पसंद करते हैं, जो कि हमारी पूरी क्लास के लिए बड़े ही हैरानी का विषय है। One thing which makes Sushant so lovable to me is that he never hurts anyone. वो किसी को कोई भी चोट नहीं पहुंचाता, दुख नहीं पहुंचाता। I have never heard him make a nasty comment about anybody, whether a classmate or a teacher. He seems to find something good in everyone. यानी सुशांत एक ऐसा इंसान है जो हर किसी में अच्छाई ढूंढ ही लेता है। वो कभी भी किसी के बारे में किसी तरह का कोई अपशब्द या किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता। He doesn't have a jealous bone in his body and is very generous with his possessions. Even the severest teacher will find a word of praise from him. He is not cruel. He only wants us to learn maths properly. He will say in defense of the teacher despite getting punished himself for not doing the sums properly. तो सुशांत के इन्हीं गुणों की वजह से जो है वो राइटर के इतने अच्छे दोस्त हैं। He has never made fun of me for not being able to take part in any games. He always encourages me, and because of him, I have been playing chess seriously. He is the captain of high school cricket team. So इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपने दोस्त के गुण, अवगुण और पसंद नापसंद के बारे में किस तरीके से आपने मेरा प्रिय मित्र निबंध में एक्सप्रेस किया है। ऑलराइट, इसी तरीके से आप अलग अलग टॉपिक्स पे जो है एसेज लिख सकते हैं। आपकी बुक में डिफरेंट टॉपिक्स पर एसेज दिए हुए हैं, आप इनको पढ़िए और समझिए। जैसे कि द प्राइज डे एट योर स्कूल, यानी जिस दिन एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस दिन का सीन कैसा था। इसी के बाद जो है एक और पैसेज दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, जो कि एक बहुत ही फेमस लीडर है, उनके जीवन के बारे में या उनके बारे में यहाँ पर एक निबंध लिखा गया है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, कि वहाँ उनका बचपन कैसा था, वो बचपन में किस तरीके से थे, उनके फैमिली मेंबर्स कैसे थे, उन्होंने कहाँ पढ़ाई की थी, किस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सम्मेलन किया और आगे चल के किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में मोर्चा उठाया। ये सभी कुछ इस सब में जो है लिखा हुआ है। इसी तरीके से इंडिपेंडेंस डे यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस, उसके बारे में भी यहाँ पर पैसेज है। अ विजिट टू बुक फेयर, यानी बुक फेयर में आप घूमने गए, आपने वहाँ जो जो चीजें देखी, डिफरेंट वैरायटी ऑफ बुक्स देखी होंगी, बुक्स के बारे में और बाकी चीजों के बारे में यहाँ पर एक निबंध दिया हुआ है। जो भी चीजें आपने वहाँ पे ऑब्जर्व की हैं, चाहे भीड़, जो लोग दूसरे लोग थे वो क्या कर रहे थे, स्टॉल्स पे क्या हो रहा था, बुक्स कौन कौन सी आपको पसंद आई, अगर वहाँ पे आपको कोई राइटर अच्छा लगा तो इन सब के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अ वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज, यानी कोई ऐसा एक देश जहाँ पर कोई बाउंड्रीज ना हो, किसी तरह का कोई डिफरेंस ना हो। हॉलीडे होमवर्क शुड नॉट बी गिवन, हॉलीडे होमवर्क क्यों नहीं देना चाहिए, आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स पर आपकी बुक में पैसेजेस दिए हुए हैं, आप इनको पढ़िए और समझिए कि किस तरीके से आप एसेज लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्पोजिशन की तरफ, दैट इज लेटर राइटिंग। और उससे पहले आप देखिए यहाँ पर कुछ और आपको पैराग्राफ्स और एसेज लिखने के लिए कहे हैं। यहाँ पर 5 टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप पैराग्राफ या एसेज लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कम्युनिकेट करते हैं और स्पेशली रिटन कम्युनिकेशन में। लेटर्स बहुत ही प्राचीन काल से लोग एक दूसरे को लिख रहे हैं एंड आज की डेट में भी लेटर राइटिंग इज नॉट आउट ऑफ फैशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लेटर्स जो हैं 2 तरीके से लिखते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से हम लेटर लिखते हैं। कुछ लेटर्स हमारे सोशल लेटर्स भी होते हैं और कुछ इन्विटेशन के तौर पे, यानी कि किसी को किसी समारोह में इनवाइट करने के लिए भी लिखते हैं। तो आज हम कुछ इन्हीं लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, तो आइए समझते हैं। A letter is a written message that we send to people who are away from us and whom we want to convey our message in a clear manner. यानी जो लोग हमसे दूर हैं, हमारे पास नहीं हैं, उन्हें हम चिट्ठियां लिख के इंफॉर्मेशन या अपने मन के भाव उनसे व्यक्त करते हैं या शेयर करते हैं। ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह से हमें समझ सके। Letters are of different type: formal, informal, social letters, letters of invitation.
Personal letters are formal, informal letters where it is written to a family member, relative, friends or acquaintances. यानी जितने भी पर्सनल लेटर्स होंगे जो हम दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाई बहन को, मम्मी पापा को, इन सबको लिखते हैं, वो सभी हमारे पर्सनल लेटर्स यानी इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉर्मल लेटर्स मतलब ऑफिशियल लेटर्स जो हम किसी ऑफिशियल पर्पस की वजह से लिखते हैं। Formal letters are written to officials of the firms, editors of newspaper, principals or schools, colleagues, colleges and people and who we are not associated personally, यानी जिनके साथ हमारा पर्सनल कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ प्रोफेशनल कनेक्शन। The language used is very courteous and simple और हम इसमें unnecessary बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखते हैं, ठीक है। Notes and social letters are written for personal and official purpose depending on the occasion and the person addressed. These may be written as invitation, notes of congratulations or as a letter of thanks. अब फॉर्मेट्स लेटर राइटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मेट। कुछ चीजें जो हर एक लेटर में हमें बहुत ध्यान रखनी है उन्हें हम समझ लेते हैं। फर्स्ट, अ लेटर इज यूजुअली हैज 6 पार्ट्स। फॉर्मल लेटर को छोड़ के बाकी सभी लेटर्स के 6 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर आता है एड्रेस, सेंडर्स या राइटर यानी जो लिख रहा है या लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद आएगा डेट, डेट आने के बाद जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट, ठीक है। यानी इस साइड आपका सबसे ऊपर आया एड्रेस, उसके नीचे आया डेट। डेट के बाद आता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट सिर्फ फॉर्मल लेटर्स में आता है, हमेशा याद रखिए। और कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, सब्जेक्ट को कैपिटल लेटर्स में लिखने के बाद जो भी आपका मैटर है, मेन पॉइंट है, जैसे सिक लीव सो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, परमिशन फॉर चेंज ऑफ सेक्शन, इस तरीके से सब्जेक्ट जो है अलग अलग चीजों में बदल जाएगा, ठीक है। द डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, एड्रेस और डेजिग्नेशन आएगा उसके बाद, ठीक है। यानी कि जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन या एड्रेस आएगा। उसके बाद हम आते हैं सैल्यूटेशन में, यानी लेटर हम ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर जाते, हम हमेशा कोई संबोधन देते हैं, जैसे डियर या रेस्पेक्टेड, वो हमेशा लिखना जरूरी है। अगर हम फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो डियर या माय डियर, अगर फैमिली मेंबर्स को लिख रहे हैं तो डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, इस तरीके से। ऑफिशियल्स को लिखते वक्त हम मैडम या सर या रेस्पेक्टेड मैडम या रेस्पेक्टेड सर, एंड बिजनेस पर्सन के लिए अगर हम डियर सर या डियर मैडम यूज करते हैं। ऑलराइट, हमेशा याद रखिए कि इनफॉर्मल लेटर्स में हम नेम या डेजिग्नेशन नहीं लिखते हैं लोग का। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है बॉडी यानी मेन कंटेंट ऑफ द लेटर, जिसमें हम एक्चुअली सारा कुछ अपने मन की भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं या जिस वजह से हम लेटर लिख रहे हैं वो चीजें लिखते हैं। दिस इज द रिटन पैराग्राफ। द फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन, जिसमें हम ये लिखते हैं कि हम चिट्ठी लिख किस लिए रहे हैं, वजह क्या है लिखने की। सेकेंड, वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। और थर्ड जो है हमारा कंक्लूजन या कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। एक बार ये बॉडी अच्छे से डिजाइन हो जाए, डेवलप हो जाए, उसके बाद हम सब्सक्रिप्शन यानी कि एंडिंग करते हैं, एंड नोट सैल्यूटेशन, यानी कि चिट्ठी को खत्म करने से पहले अपना नाम लिखते हैं। उससे पहले, नाम लिखने से पहले या तो हम लिखेंगे योर्स अफेक्शनेट सन ब्रदर या योर्स लविंगली, ठीक है। अगर हम फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली या योर्स लविंगली। अगर हम ऑफिशियल या बिजनेस के लिए लिख रहे हैं योर्स ओबीडियंटली या फिर योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली। और अगर हम न्यूज़पेपर एडिटर्स को लिख रहे हैं तो फिर योर्स ट्रूली। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम जो है सब्सक्रिप्शन यानी एंड नोट सैल्यूटेशन देते हैं। लास्ट में हमेशा याद रखिए कि आप हमेशा सिग्नेचर और अपना नाम लिखना ना भूलिए। चिट्ठी को खत्म करने से पहले अपना नाम और सिग्नेचर देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एड्रेस चिट्ठी पर मेंशन करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एड्रेस को बहुत तरीके से मेंशन कीजिए और याद रखिए कि कोई भी चिट्ठी बिना पिन कोड के अपने सही पते पे नहीं पहुंच सकती। पिन कोड जो है वो एक स्पेशल 6 डिजिट लेटर नंबर कोड होता है जो कि हर एक पोस्टल एरिया को दिया जाता है। तो आपको लेटर पोस्ट करने से पहले एड्रेस में पिन कोड मेंशन करना बहुत जरूरी है, तभी आपका लेटर सही जगह पे पहुंचेगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स दोनों को समझ सकते हैं। आइए एक लेटर देखते हैं जो कि इनफॉर्मल लेटर है। राइट लेटर टू योर फादर सीकिंग परमिशन टू गो टू एन एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज्ड बाय योर बोर्डिंग स्कूल, यानी कि आप एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं और आपके पापा से आप परमिशन मांगना चाहते हैं कि आप अपने बोर्डिंग स्कूल के बच्चों के साथ एक टूर पे जा सके।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने एड्रेस लिखा है सेंटर का, रिवरडेल हाई स्कूल, एच हुडसन लेन, कोलकाता। जिस दिन चिट्ठी लिखी गई है 9th में वो डेट आ गया है। उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर फादर, इट हैज बीन ऑलमोस्ट 2 weeks since I have heard from you. I know you are busy, so I am with my weekly unit test. यानी कि पापा आपसे 2 हफ्ते से बात नहीं हुई, मुझे पता है आप व्यस्त हैं और मैं भी अपने वीकली टेस्ट को लेके काफी बिजी चल रहा हूँ। As far as tests have gone well and I am expecting good marks. जैसे टेस्ट की बात अगर करूँ तो मेरे टेस्ट अच्छे गए हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करूंगा। Our school is organizing an educational tour to New Delhi during summer break. We will visit the important places of capital city. और साथ ही में मेंशन करना कि किस लिए हम लिख रहे हैं चिट्ठी। हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें परमिशन चाहिए थी पापा से। तो अब हम मेंशन कर रहे हैं हमारा पर्पस लेटर लिखने का कि हमारा स्कूल जो है समर ब्रेक के दौरान दिल्ली में एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है जहां हम दिल्ली में सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस को विजिट करेंगे। ऑलराइट, the tour is of 15 days and our maths teacher Mr. K Sharma would accompany us on this tour. यानी 15 दिन का टूर है और हमारे मैथ्स टीचर मिस्टर के शर्मा हमारे साथ ही जाएंगे। I am really keen to go to the tour since I have never visited New Delhi and I hope you will allow me to join my friends. अब इसमें वो कह रहे हैं कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस टूर पर जाने के लिए और मुझे आशा है कि आप मुझे अलाउ जरूर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ इस टूर पर जाने के लिए। The school would be sending you a letter intimating you about the tour and its expenses. I really hope you would allow me to go on the trip. Yours affectionately, Rajesh. राजेश कह रहे हैं कि ट्रिप के बारे में सारी डिटेल्स और उसके एक्सपेंसेस के बारे में एक लेटर स्कूल की तरफ से भी ऑफिशियली आपको जाएगा। मैं ऐसी है आशा करता हूँ कि आप मुझे जरूर परमिशन दे देंगे, आपका प्यारा राजेश। ओके, सो इस तरीके से जो है आप लेटर्स लिख सकते हैं। ऐसे ही फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। फॉर्मल लेटर्स को आप फर्दर 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ऑफिशियल लेटर्स यानी जो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए लिखते हैं, बिजनेस लेटर्स जो बिजनेस के पर्पस से लिखते हैं, और साथ ही में लेटर्स टू एडिटर यानी कोई समस्या जो आप बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में उसको हाईलाइट करते हुए न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिखना, ताकि न्यूज़पेपर एडिटर उस लेटर को अपने न्यूज़पेपर में छापे और बाकी लोग भी इसके समस्या के बारे में सजग हो सके या जागरूक हो सके। ऑफिशियल लेटर्स का एक एग्जांपल देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू अ बैंक मैनेजर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ न्यू पासबुक सिंस यू हैव लॉस्ट योर ओल्ड पासबुक। यानी आपको एक चिट्ठी लिखनी है बैंक मैनेजर को, आप अपना पुराना पासबुक खो चुके हैं और अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको एक नई पासबुक इशू कर दी जाए। तो यहाँ देखिए 30 ABC बोस लेन कोलकाता 5 सितंबर, द मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 past 3। तो पहले सेंडर्स एड्रेस आया, फिर डेट आया, फिर रिसीवर्स एड्रेस आ गया। सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है, आपको पासबुक चाहिए तो रिक्वेस्ट अ न्यू पासबुक। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माई पासबुक वॉज लॉस्ट ऑन अ रोड मिसहैप। एक रोड एक्सीडेंट में मेरा पासबुक जो है वो खो चुका है। I would be grateful if you kindly issue a new passbook and update the transaction still last month. Yours faithfully, नंदिनी, सेविंग्स अकाउंट नंबर भी मेंशन कर दिया है। तो देखा आपने कितना छोटा और प्रिसाइजली हमने जो है इस लेटर को खत्म कर दिया है, टू द पॉइंट रखा है, सिर्फ जरूरी बातें ही लिखी है। फॉर्मल लेटर में जैसा कि मैंने आपको बताया था हम अननेसेसरी कोई भी इधर उधर की बातें नहीं लिखते। इसी तरह से यहाँ पर एक बिजनेस लेटर है जहां पर आप एक कंप्लेंट लिख रहे हैं फर्नीचर कंपनी के लिए जो आपका सामान भेजने में डिले कर रही है। ऑलराइट, तो यहाँ भी आप देखिए कि लेटर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सब्जेक्ट में लिख दिया है, पहले एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस है, फिर डेट है, फिर रिसीवर्स एड्रेस है, उसके बाद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आपने मेंशन कर दिया है कि डिले इन डिलीवरी ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर आने में देर हो रही है। उसके बाद आपने अपना प्रॉब्लम बता दिया है कि जनवरी 15 को मैंने प्लेस कर दिया था ऑर्डर लेकिन अभी तक वो सप्लाई नहीं हुआ है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है, जल्दी से जल्दी आप इसे सप्लाई करें अदरवाइज हम इसको कैंसिल कर दें। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो है लेटर्स लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट पर्पस के लिए लेटर्स लिखने के लिए दिया गया है। आपने लेटर्स का फॉर्मेट अच्छे से समझ लिया है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ वेरियस डिफरेंट लेटर्स हैं, आपको इन्हें लिखना है। पहला वाला बिल्कुल पहले वाले लेटर जैसा है। इमेजिन दैट यू आर इन अ बोर्डिंग स्कूल, राइट लेटर टू योर फादर सीकिंग परमिशन टू अटेंड म्यूजिक क्लासेस। वहां राजेश जो है टूर के लिए जा रहा था, यहाँ आपको म्यूजिक क्लासेस अटेंड करने के लिए अपने फादर से परमिशन लेनी है।
ठीक है। इसी तरह से अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हुए अपनी सिस्टर की वेडिंग पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हिंट्स दिए हुए हैं। ऐसे ही अपने फ्रेंड को लिखना है इनविटेशन कि मैं नहीं जा पाऊंगा किसी वजह से, उसके लिए भी हिंट्स दिए हुए हैं। लेटर टू अ बैंक मैनेजर ऑफ योर बैंक रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ न्यू चेकबुक, जैसे वहां पे न्यू पासबुक इशू करना था, बिल्कुल उसी तरह से आपका न्यू चेकबुक आपको इशू करवाना है क्योंकि पुराना चेकबुक कम्प्लीटली यूज हो गया है। ऑलराइट, तो जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको देखते हुए, उनका फॉर्मेट ध्यान में रखते हुए आप इन लेटर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी रिटन राइटिंग स्किल्स और अच्छे से जो है एनहांस हो सके। यहाँ और भी कुछ लेटर्स हैं जो आप अलग अलग पर्पस के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, तो इससे आपको लेटर्स लिखने में मदद मिलेगी। नाउ लेट्स कम टू अनदर कॉम्पोजिशन दैट इज स्पीच, ठीक है। स्पीच यानी भाषण। इंसान जब भाषण देता है बहुत से लोगों को देता है, ठीक है, और एक जना वक्ता होता है और बाकी सब श्रोता होते हैं, यानी वन इज द स्पीकर एंड अदर्स आर द लिसनर। ऑलराइट, a speech is different from essay as it is delivered to a audience verbally. It has an aspect of public speaking. हमेशा याद रखिए कि स्पीच जो है वो ऐसे से थोड़ा भिन्न होता है। ऐसे में हमें रीडर का माइंडसेट ध्यान में रखना है, वेयर स्पीच में क्योंकि हम बोल रहे हैं तो हमारी टोन, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा जेस्चर, वो सभी ऑडियंस को समझना है, उसी के थ्रू हमें जो है स्पीच को राइट करना है। To make an effective speech, keep the following points in mind. इन points को हमें ध्यान में रखना है। A speech should begin with formal address to the audience, like good morning, thank you. जैसे आप स्कूल में भी स्पीच देते हैं तो आप कहते हैं ना कि good morning to one and all present here, respected principal ma'am, my dear teachers, my fellow colleagues. इस तरीके से हमें पहले एड्रेस करना होता है गैदरिंग। स्पीच का टोन हमेशा फॉर्मल होना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ बीच बीच में आप सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे क्या आप मुझसे एक मत है, आप मानेंगे जो मैं कह रहा हूँ, वुड यू नॉट एग्री विद मी, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, ताकि आप एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर सके ऑडियंस के साथ। द कंटेंट ऑफ स्पीच शुड बी सपोर्टेड बाय वेरियस एग्जाम्पल्स, क्योंकि आप भाषण दे रहे हैं और कई बार जो है लोग सुनते सुनते बोर हो जाते हैं, इसीलिए आपको सटीक और सजग एग्जाम्पल्स जिससे लोग आपस में रिलेट कर सके वो एग्जाम्पल्स भी देना जरूरी है। द कंक्लूजन शुड बी इफेक्टिव एंड क्रिएट अ इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए कुछ स्पीचेस दिए हुए हैं, जैसे रीड द स्पीच गिवन बिलो अबाउट एनवायरमेंटल कंसर्न्स। एनवायरमेंट में आजकल बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही है जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, जैसे पोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए आपको इमेजिन करना है कि आप एक ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं और उसी तरह से आपको स्पीच देनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑडियंस को टारगेट करके ही स्पीच शुरू हुआ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैन हैज रीच्ड द मून बट हैज मेड द मदर अर्थ। टुडे our dear earth is crying for attention. It has been brutally and savagely destroyed and damaged. Gandhiji said there is enough for everyone's need but not enough for everyone's greed. Don't you think the greed of man has led depletion of natural resources or not? अब आप देखिए, सबसे पहले हमने फ्रेंड्स को एड्रेस किया, फिर हमने जिस टॉपिक पे बोलना शुरू किया उसके बारे में लोगों को अवेयर करवाया, उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं कि डोंट यू थिंक, क्या आप नहीं मानते, क्या आप नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से लोगों को जो है सजग रखना जरूरी है। सो इन दिस वे द एंटायर स्पीच हैज बीन डेवलप्ड, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस स्पीच में इंक्लूड किया गया है ताकि हम बहुत अच्छे से हम जो अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर रहे हैं उनको हमारी ऑडियंस तक पहुंचा सके। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप डिफरेंट टॉपिक्स पर खुद भी स्पीच यानी भाषण लिख सकते हैं। यहाँ 3 जो है अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है और समझना है कि कैसे। जैसे फर्स्ट में आप मान लीजिए आप किसी स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हो और आपको अपने स्कूल के बच्चों को डिसिप्लिन का महत्व समझाना है, ठीक है, सो उस पर आपको भाषण देना है। तो ऐसा ही एक स्पीच तैयार कीजिए जिसको आप असेंबली में पूरे ऑडियंस के यानी स्कूल के बच्चों के सामने बोल सकें। सिमिलरली बी पार्ट में राइट अ स्पीच ऑन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, उसके बारे में आपको एक स्पीच देनी।
ऐसे ही सी में अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज लीडिंग टू ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रन, यानी कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है, मोटापे की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से फर्दर कई तरीके की बीमारियां भी उन्हें होती जा रही हैं, जो कि बच्चों का हेल्दी भविष्य जो है नष्ट कर रही है। इसके ऊपर आपको एक भाषण लिखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि हमने जो जो बातें स्पीच राइटिंग के बारे में पढ़ा है उनको ध्यान में रखते हुए आप इन स्पीचेस को लिख पाएंगे। Now it's time to study about another part, that is article writing. ठीक है, आर्टिकल राइटिंग यानी कि आर्टिकल्स यूजुअली हम न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स के लिए लिखते हैं। An article is a piece of writing usually intended for publication in newspaper, magazine और journal. It is written for a wide audience. आर्टिकल लिखते वक्त हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि न्यूज़पेपर्स बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मैगजीन्स बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और जर्नल्स भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। इसीलिए जब भी हम आर्टिकल्स लिख रहे हैं तो हमें बहुत ही ध्यान से लिखना है और सब लोगों का उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो सके, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ एसेंशियल जो कि एक आर्टिकल को अच्छा बनाते हैं, आइए पढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ गुड आर्टिकल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वन शुड डू गुड रिसर्च ऑन द टॉपिक। हमेशा जब भी आप किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं तो उस बारे में अच्छे से शोध या रिसर्च कर लीजिए, ताकि जब आप एक्सप्रेस करें अपने व्यूज को तो वो बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट हो और जो पढ़ रहा है उसको आपकी सोच से रिलेट करने में आसानी हो, वो कंफ्यूज ना हो जाए। और कैची एंड रिलेवेंट प्रॉपर हेडलाइन, हमेशा याद रखिए आर्टिकल आप तभी पढ़ेंगे जब हेडलाइन या आर्टिकल का जो टाइटल है वो बहुत कैची और आकर्षक होगा। न्यूज़पेपर में ही आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ की हेडलाइंस बहुत अट्रैक्टिव होती है, हम उस न्यूज़ को बड़ी ही गौर से पढ़ते हैं, इसीलिए प्रॉपर टाइटल देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। An article should essentially consist of at least 3 paragraphs. कम से कम 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए आर्टिकल्स में, जिसमें रीडर को आर्टिकल के बारे में अच्छे से पता चले। मेन बॉडी ऑफ द आर्टिकल शुड हैव द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक, जो भी जिस बारे में आप लिख रहे हैं उस टॉपिक के बारे में सारा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखिए कि ये पैराग्राफ्स आपस में ठीक से लिंक होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले पैराग्राफ में आपने कुछ लिख दिया और दूसरे पैराग्राफ में कुछ और ही लिख दिया है। दोनों का आपस में तालमेल बिठाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा आर्टिकल को कंक्लूड करते वक्त ये याद रखिए कि हमेशा पूरे आर्टिकल का एक ब्रीफ समरी यानी छोटा सा एक समरी आप लास्ट में दे दें, ताकि एक अच्छा और लास्टिंग इम्प्रेशन रीडर के माइंड में रहे, यानी जो रीडर है, पाठक है, उसको आपका आर्टिकल हमेशा याद रहे। ठीक है। प्रूफ रीड, आर्टिकल लिखने के बाद क्योंकि ये छपेगा न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में या जर्नल्स में, इसलिए इसको बार बार प्रूफ रीड करना बहुत जरूरी है। वैसे तो सभी राइटिंग चीजों को हमें प्रूफ रीड कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आर्टिकल क्योंकि डायरेक्टली छपेगा और आप उसके जिम्मेदार हैं, जो भी आप चीज छापने के लिए भेज रहे हैं, इसीलिए आपको उसे बार बार चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। While writing an article for the newspaper or magazine, name the writer is also mentioned. हमेशा मैगजीन या न्यूज़पेपर के लिए जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो राइटर का नाम हमेशा या तो ऊपर या फिर लास्ट में मेंशन किया जाता है। ठीक है। Remember, you may write notes before you start writing an article. It will help you to organize the ideas and the content in a logical manner. यानी कि डायरेक्टली पूरा आर्टिकल लिखने से पहले ये जरूरी है कि आप छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लें, फिर उन्हें सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर लें, ताकि आर्टिकल लिखते वक्त ना तो आपको प्रॉब्लम हो और ना ही आप कंफ्यूज हो और आपका आर्टिकल बहुत ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में आए। Now let's read an article given here. You will find the above guidelines have been carefully followed. This is Sports Unite Hearts by Aditya Singh. आदित्य सिंह जो कि 17 साल का है, उसने एक आर्टिकल लिखा है स्पोर्ट्स यूनाइट हार्ट्स, यानी स्पोर्ट्स के थ्रू हम जो है लोगों को एकजुट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स जो है किसी कंट्री के बॉर्डर को नहीं मानता। ठीक है। सो इसी पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है। Rarely has been there an area of human endeavor to expose the human spirit in all its splendor and greatness as sports. यानी स्पोर्ट्स एक ऐसा विकल्प है जिसके थ्रू हर कोई अपनी खुशी को या अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर कर सकता है। Sports effectively cuts across all the barriers of caste, religion and nationality and binds people together. स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जिससे हम इन सभी दूरियों को दूर कर देते हैं और ये हमें एकत्रित करता है। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सबको हम दूर हटा देते हैं।
The Cricket World Cup matches, the IPL matches, be a testimony to this fact and reflect how equal opportunities on common ground exist for all to perform. यानी आपने क्रिकेट प्लेयर्स या आईपीएल प्लेयर्स की टीम को देखा होगा, वहाँ टीम में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी अलग अलग तबके से आए हुए हैं, लेकिन सभी एकजुट होके अपनी टीम को जिताने में लगे हुए हैं। उनकी खुशी भी एक साथ है, दुख भी एक साथ है। इसी तरह जो उस मैच को देखने आए हैं वो भी उस वक्त सिर्फ अपनी टीम की जीत चाहते हैं। उस वक्त वो सभी एक ही लक्ष्य है कि हमारी टीम जीत जाए। कोई भी अपने आप को डिवाइड एंड रूल नहीं करता है। ऑलराइट, sports make people connect and enable them to see a person what he truly is. There has never been and never will be a better stage for exposition of human character, its flaws and virtues. Abraham Lincoln put it quietly, succinctly, when he observed that one could get to know a person better in 2 hours to play than in 2 weeks of ideal association. यानी अब्राहम लिंकन का मानना था कि आप 2 घंटे किसी के साथ अगर गेम खेलते हैं, कोई भी गेम किसी भी तरीके का, तो आप उस इंसान को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके विपरीत अगर आप उसके साथ 2 हफ्तों से घूम भी रहे होंगे तो भी शायद आप उसको इतने अच्छे से नहीं जान पाएंगे। In the playground, all are equal. A football picked up towards the goal does not know the religion and nationality of the person who kicked it, nor does the social status or the material wealth of the player make the iota of difference. And it is here the sports trims and it gives as a glimmer of the notion that true equality in actual practice. यानी फुटबॉल ग्राउंड में जिस फुटबॉल को किक किया जा रहा है वो फुटबॉल नहीं जानता कि जिस पैर ने उसको किक किया है वो किसी अमीर का पैर है या किसी गरीब का पैर है। उसका तो सिंपली लक्ष्य ये है कि जिसने भी उसको किक किया हो उसे गोल में हिट करना है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो कि हर बंधन, हर बाध्यता को तोड़ के सभी को एकजुट कर देती है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड के अलग अलग लोगों के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आर्टिकल जो है वो कम से कम 3 पैराग्राफ्स का होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे तो स्पोर्ट्स पर्सन जो बहुत वर्ल्ड फेमस हुए हैं, जिनको लोग जानते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, मैडोना, सानिया मिर्जा, रॉजर फेडरर, ये सब ही अपने अपने फील्ड्स में काफी ऊपर तक गए हैं और इन सभी को लोग जो है बहुत पसंद करते हैं। सो इस तरीके से इवन ओलंपिक्स का जो सिंबल है जिसमें 5 सर्कल्स है वो भी यूनिटी को ही दर्शाता है, ताकि ओलंपिक्स भी सभी के लिए है, जिसमें कोई बायसनेस नहीं है, किसी तरह की कोई पार्शलिटी नहीं है और सभी लोग स्पोर्ट्स में एकजुट होकर एक साथ आते हैं। यही चीज को दोहराता है। तो ओलंपिक फेम जो है वो इसी चीज को दोहरा रहा है कि स्पोर्ट्स हमेशा सबसे आगे है और सबसे ऊपर है, जो कि लोगों को एक साथ करता है। ऑलराइट, ऐसे ही आप और भी टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स देख सकते हैं, जैसे सेव द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को किस तरीके से बचाया जाए खतरों से, आपको देखना है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस में आप देखिए, आप मुकुल शर्मा हैं, यू आर मुकुल शर्मा, अ जर्नलिस्ट हु हैज टू राइट एन आर्टिकल ऑन अ रीसेंट एक्सकेवेशन ऑफ मेक्सिको। मेक्सिको में एक एक्सकेवेशन हुआ है, उसके बारे में आप एक जर्नलिस्ट हैं और उसके बारे में आपको आर्टिकल लिखना है। ये कुछ नोट्स आपने बनाए हैं, इन नोट्स को यूज करते हुए आपको ये आर्टिकल डेवलप करना है। जैसे कि 1400 years ओल्ड सिटी जो खुदाई में निकला है, जंगल्स ऑफ सदर्न मैक्सिको, माया मेट्रोपोलिस 12 स्क्वायर किलोमीटर लार्जेस्ट एंशिएंट वर्ल्ड सिटी, ह्यूज रिलीजियस कॉम्प्लेक्स 800 feet लॉन्ग, 600 feet वाइड। इस तरीके के बहुत सारे नोट्स आपने वो दिए हैं। 10 पिरामिड, 10 और 7 सेरेमोनियल प्लाजाज, ऐसी बहुत सी चीज जो है आपको देखने के लिए मिली है। एज अ जर्नलिस्ट आपको यहाँ पे नोट्स की हेल्प लेके इसे पूरा करना है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप आर्टिकल्स को फिल कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सरसाइज नंबर बी और सी भी है, जहां आपको नोट्स दे दिए हैं और इन नोट्स को यूज करके आपको रेलिवेंट आर्टिकल्स फ्रेम करने हैं। तो अभी अभी हमने स्पोर्ट्स के बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इन हिंट्स को यूज करके अच्छे से अच्छे आर्टिकल्स डेवलप करेंगे। सो ट्राई कीजिए, एक आपको वैल्यू ऑफ बुक्स के ऊपर लिखनी है और एक आपको इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में लिखना है। यहाँ पर दोनों के बारे में ही इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से इन सभी को एक्सप्रेस कर सके और एक्सप्लेन कर सके अपने आर्टिकल के थ्रू। So now let's study about report writing.
A report is a brief account of an event that has already taken place. यानी कोई घटना जो घट चुकी है उसके बारे में हम usually reports prepare करते हैं. A report helps in recording the events of importance that occurs in our day-to-day life, attempts on the event. Reports जो है हमें अलग अलग दिन और इवेंट्स के बारे में लिखने में मदद करते हैं. रिपोर्ट्स आर रिटन अबाउट इवेंट्स, मैचेस, एक्सीडेंट्स एंड एनी नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड या अर्थक्वेक. यानी कुछ भी होता है उसके बारे में हम रिपोर्ट करते हैं. दे आर यूजुअली पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स. ठीक है. और रिपोर्ट्स कई चीजों के बारे में होती है, जैसे इनॉग्रेशन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, एनुअल डे, न्यूज़पेपर्स, स्कूल मैगजीन्स रेस्पेक्टिवली. ठीक है. रिपोर्ट्स में ये फीचर्स होने बहुत जरूरी हैं. आइए इन फीचर्स को एक बार पढ़ के देख लेते हैं. इट शुड स्टार्ट विद अ सुइटेबल हेडलाइन. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक हेडलाइन या टाइटल देना बहुत जरूरी है. इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स. हमेशा फैक्ट्स पे ही आधारित होता है रिपोर्ट में. आप कुछ भी अपने मन से नहीं लिख सकते. द फर्स्ट सेंटेंस शुड बी द एक्सपेंशन ऑफ द हेडलाइंस विद फ्यू डिटेल्स. यानी कि जो हेडलाइन है उसी का थोड़ा ज्यादा बड़ा या एक्सपैंडेड वर्जन होगा जो फर्स्ट सेंटेंस है रिपोर्ट का, ताकि आप समझ सकें कि रिपोर्ट किस बारे में है. इट मस्ट कंटेन ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स. जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स है वो सभी रिपोर्ट में होनी चाहिए. द रिपोर्ट शुड नॉट रिफ्लेक्ट बायस्ड अप्रोच. यानी रिपोर्ट में आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते. रिपोर्ट में आपको बहुत ही न्यूट्रली ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना है. ठीक है. इट मे इंक्लूड द व्यूज ऑफ पीपल कंसर्न. द रिपोर्ट शुड बी कंसाइज एंड शुड नॉट कैरी अननेसेसरी डिटेल. रिपोर्ट राइटिंग करते वक्त ये बहुत ध्यान में रखना है कि उसे जितना हो सके छोटा से छोटा, अननेसेसरी कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें उसमें नहीं देना है. इट शुड बी ऑलवेज रिटन इन अ फॉर्मल स्टाइल. अ प्रॉपर कंक्लूजन इज इम्पोर्टेंट. रिपोर्ट को अच्छे से कंक्लूड कीजिए. द नेम ऑफ द रिपोर्टर राइटर शुड बी क्लियरली मेंशन्ड. इसमें राइटर या रिपोर्टर का नाम जरूर से क्लियरली मेंशन करना चाहिए लास्ट में. ओके. आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं. रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट गिवन बिलो. यू विल नोटिस दैट इट इज बेस्ड ऑन द अबव गाइडलाइंस. बाइकर्स स्नैच अ बैग फ्रॉम अ स्पेनिश मैन. यानी बाइकर्स ने एक स्पेनिश मैन से उसका बैग छीन लिया. ठीक है. ये रिपोर्ट कब छपी है? ये स्टाफ रिपोर्टर ने न्यूज़पेपर के लिखी है. न्यू दिल्ली में ये घटना या रिपोर्ट छापी गई है अक्टूबर 29. अब किस तरह से रिपोर्ट लिखा जा रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन था कि बाइकर्स ने स्नैच किया, तो पहली लाइन वही है. अ स्पेनिश नेशनल वाज रोब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग्स बाय बाइक बोर्न मैन व्हाइल ही वाज ट्रैवलिंग इन अ रिक्शा. यानी वो जब रिक्शा में बैठ के ट्रैवल कर रहे थे तब उनसे बाइकर्स ने उनका बैग छीन लिया. Bonchard Smith, who hails from Barcelona, was traveling with a friend Mukesh Jha from Connaught Place to Paharganj when the incident took place at 8:30 p.m. on Monday, a senior police officer said. अब रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमें इंसिडेंट को रिपोर्ट करना है, प्रॉपर फैक्ट करना है. तो जिसका खोया है उसका नाम, वो किसके साथ कहाँ ट्रैवल कर रहा था और किस वक्त ये वारदात हुई, यानी किस वक्त यह इंसिडेंट हुआ, वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है. This is the third such incident in last 7 days where a foreigner has been targeted. Smith said 2 bike-borne youths came from behind and snatched his bag. He claimed to have lost his passport, mobile and 1,000 euros. He said, I could not see their face because they were wearing helmets. और इसी के साथ स्मिथ यानी जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसने जो जो चीजें बताई थी अपने कंप्लेंट में, वो चीजें भी मेंशन कर दी गई है ताकि जो भी इस रिपोर्ट को पढ़े वो भी सजग हो सके. ठीक है. द पुलिस हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेटिंग द केस बट नो अरेस्ट हैव बीन मेड सो फार. ठीक है. यहाँ पर हमेशा याद रखिए, देखिए किस तरीके से जो है रिपोर्टर करा है. ठीक है. रिपोर्ट में हमने कहीं पे भी इस तरह के प्रोनाउंस जो है आई, वी, यू, शुड, इसको अवॉइड किया है, कुछ भी नहीं यूज किया है. ठीक है. और ये रिपोर्टेड स्पीच में है. रिपोर्टेड स्पीच हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा है, तो इसी तरीके से ये भी रिपोर्टेड स्पीच में है. रिपोर्टर को अपना कोई भी मत इसमें इम्पोज करने का कोई अधिकार नहीं है. हमेशा याद रखिए कि रिपोर्ट्स जनरली पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं. ठीक है. रीड इट केयरफुली एंड नोट द डिटेल्स. हमेशा रिपोर्ट्स को पढ़ के आप पहले रीड कीजिए और उसके बाद केयरफुल डिटेल्स जो है नोट कर लीजिए. Imagine that you are Sudhir Jha, a newspaper reporter, and you attended the launch of new car that is T100 by Maruti in a low price range with fuel efficiency.
आपने एक सेमिनार अटेंड किया है जहां कार लॉन्च सेरेमनी थी और वहां मारुति ने एक नई लो प्राइस कार लॉन्च की है। आप एक जर्नलिस्ट है जिसने इस लॉन्च सेरेमनी को अटेंड किया है। ये आपके कुछ नोट्स हैं जो आपने उस वक्त नोट किए थे। अब इसके बेसिस पे आपको एक रिपोर्ट लिखना है। तो ये है लॉन्च ऑफ अ न्यू फ्यूल एफिशिएंट कार बाय सुधीर झा। इस तरीके से आपने जो है रिपोर्ट लॉन्च किया है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुड़गांव में Maruti T100, a new fuel-efficient car, price range within 1.5 lakh, has been launched by the chairman, Mr. Ajay Sood. The new model is available in both petrol and diesel version. The four-seater is expected to give a mileage of 30 किलोमीटर। यानी कार की सारी डिटेल्स जो जो आपने वहां पे देखी थी लॉन्च सेरेमनी, वो सभी आपने मेंशन कर दीजिए। An announcement of 10% discount for first 50 buyers also has been made. ठीक है, कार की काफी लोग प्रशंसा कर रहे थे उसके स्लीक मॉडल के लिए, तो वो भी आपने मेंशन किया है। तो इसी तरीके से आपको जो है डिफरेंट टॉपिक्स पर रिपोर्ट्स लिखने हैं। हमेशा याद रखिए रिपोर्ट्स के जो नोट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रिसाइज रिपोर्ट्स ही आप लिखेंगे। एक्सरसाइज में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप टुडे टाइम्स के रिपोर्टर हैं और आपको न्यू प्रिविलेजेस जो बीएसएफ के वुमेन एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर कुछ क्लूज हैं, आपको इनको यूज करके लिखना है। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर बी और सी भी आपको जो है करना है। आप इन्हें ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आप बहुत अच्छी तरीके से रिपोर्ट्स को लिख पाएंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं समरी राइटिंग में। ये चीज हम लोग क्लास में भी करते हैं। आपने देखा होगा आपके जो इंग्लिश और हिंदी के टीचर्स हैं वो चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको कहते हैं कि पाठ को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए, यानी पूरे समरी का जो सार है वो अपने शब्दों में लिखिए। इसी को हम समरी लिखना कहते हैं या फिर समरी राइटिंग कहते हैं। अ समरी और अ प्रिसाइसिस इज अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ पैसेज। A good summary should be complete in itself. It should be able to convey the ideas expressed in the original passage so that the reader who does not have enough time to read the original one should have no trouble in getting the message. होता क्या है, समरीज लिखने का जो मेन पर्पस होता है, कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे आर्टिकल या पूरे पैसेज को पढ़ सके। तो समरी पढ़ने से हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि पैसेज किस बारे में है या किस तरीके से जो है पैसेज में क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो समरीज होती है ये टाइम सेविंग होती हैं और इनसे हमें पता चल जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो समरी राइटिंग के टाइम पे हमें ध्यान रखनी है, जैसे कि अ समरी शुड बी ब्रीफ, क्लियर एंड प्रिसाइज। हमेशा ब्रीफ, क्लियर और छोटा होना चाहिए, लेकिन उसमें ब्रीफ करने के चक्कर में या छोटा बनाने के चक्कर में हमें मेन आइडिया को नहीं भूलना है। मेन जो आइडिया है पैसेज का वो जरूर डलना चाहिए। A good summary should give ideas, facts and points in order to which they appear in the original। यानी कि आइडियाज, फैक्ट्स को क्लियरिटी के साथ एक्सप्रेस करना है समरी में। द ओरिजिनल पैसेज में कंटेन पीसेज ऑफ कन्वर्सेशन, समरी में कन्वर्सेशन नहीं होता है। ठीक है, समरी शुड बी राइटर्स ओन वर्ड। समरी में हम ओरिजिनल पैसेज के शब्दों को नहीं दोहराते, ये राइटर के अपने शब्द होते हैं। राइटर को अपने शब्दों में ही समरी को लिखना होता है। Also note that the summary shall not contain points not mentioned in the original। यानी अपने तरफ से कुछ हमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, ओरिजिनल कंटेंट में जितना था उसी को छोटे में वर्णन करना है। If a passage is poetry, express the ideas in the prose। अगर पोएट्री के फॉर्म में या कविता के फॉर्म में तो उसे ही हमें पैराग्राफ के फॉर्म में चेंज करके बताना है कि कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। Write the precise meaning in simple language। No lengthy sentences unnecessary should be used। Don't use phrases that the writer says or think or in my opinion। ऐसे phrases नहीं करने क्योंकि आपको अपना opinion express ही नहीं करना है। The summary of the passage has to be expressed in fewest and clearly words as possible। यानी कि छोटे और कम शब्दों में जितना अच्छे से अच्छा आप इसे प्रेजेंट कर सके। In a summary you should mention only important points and leave out unnecessary details। यानी सिर्फ important पॉइंट्स को ही हम समरी में मेंशन करेंगे, जितने भी अननेसेसरी डिटेल्स है, इधर उधर की बातें हैं, उन सबको हम जो है फिल्टर करके अलग हटा देते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा समरी लिख सकते हैं। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसमें हमने जो है, पहले इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे
ठीक है। और पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम कैसे इसका समरी बना सकते हैं उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से समरी राइटिंग होती है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट द समरी। Summary writing can be of two types. You could be asked to condense the number of words of the whole passage to about 1/3, यानी एक तिहाई में घटाने को बोल सकते हैं पूरे पैसेज को, या फिर you could given a specific question and given a specification of number of words in which you need to limit your answer, कि पूरे पैसेज में से सिर्फ इस विषय पे आपको समरी लिखनी है। ठीक है, तो इन चीजों का क्वेश्चन में ध्यान रखते हुए आपको समरी लिखनी है। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइजेस में दिया हुआ है, श्रीकांत मेहता 17 यानी 17 साल और रेसिडेंट ऑफ पलादी अहमद इज स्टडिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग पुणे। ये बच्चा जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। इंजीनियरिंग पढ़ते हुए उसका जो है while his friends pop anti-sleeping pills to keep awake to study, वो जो है एंटी-स्लीपिंग पिल्स खाते हैं उसके दोस्त ताकि वो रात रात जागकर पढ़ सके। मेहता टू इज ऑन मेडिकेशन, a combination of 3 antihypertensives to keep his blood pressure down. वो अपना ब्लड प्रेशर डाउन रखने के लिए जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, आपको इसके बेसिस पे समरी जो है बाद में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एक समरी लिखना है। समरी में आपको ये हाईलाइट करना है कि आजकल के टीनेजर्स क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और यहाँ पर वर्ड लिमिट भी दे दिया है, नॉट मोर देन 60 वर्ड्स। ठीक है, यानी आपको उस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसका एक समरी लिखना है जिसमें सिर्फ आपको टीनेजर की मेडिकल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना है और साथ ही में 60 वर्ड्स में इसे खत्म करना है। तो अननेसेसरी डिटेल्स आपको अवॉइड करनी है, सिर्फ जो टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स है मेडिकल वर्ड से रिलेटेड उनको आप पैराग्राफ्स में से निकाल के लिखिए, और ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इनके होने का, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। इसी तरह से फोक टेल्स किस तरह से ओरिजिनेट हुए थे, यानी लोक कथाएं किस तरह से ओरिजिनेट हुई थी, उसके बारे में एक पूरा एक पैसेज दिया हुआ है। आपको इस पैसेज को डिटेल्स में पढ़ना है और फिर उसका 60 वर्ड्स में जो है समरी लिखना है कि किस तरह से फोक टेल्स की जर्नी स्टार्ट हुई और किस तरह से वो जो है फेमस हुए। राइट, सो चिल्ड्रन आई होप दैट आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पोजिशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। कॉम्पोजिशन इज अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक, इसमें तरह तरह के अलग अलग राइटिंग स्किल्स आ जाते हैं। हमने आज 4-5 राइटिंग स्किल्स को डिस्कस किया है, और आई एम श्योर अगर आप ध्यान से धीरे धीरे हर एक राइटिंग स्किल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी काफी इम्प्रूव हो जाएंगे। So with this we come to an end to today's session. I hope to see you soon again with a new chapter of this book where we will learn something more interesting and try to upgrade our language skills. Till then, take good care of yourselves and bye-bye.